नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है मौर्य वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश के संबंधित आज हम इस पाठ्य योजना में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, पाठ्य योजना जब भी स्टार्ट करते हैं तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य योजना जब हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, यानी आप श्यामपट्ट कौशल आपको करना होता है। तो सबसे पहले आप जब कक्षा में एंटर करते हो तो ब्लैक बोर्ड पर आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। रही बात प्रकरण की, तो प्रकरण का विशेष ध्यान रखें, प्रकरण का आप नाम तब लिखते हो ब्लैक बोर्ड पर जब प्रस्तावना हो जाने के बाद उद्देश्य कथन करते हो। तो उद्देश्य कथन करते हो तब आप यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखोगे ब्लैक बोर्ड पर, और प्रकरण का नाम भी उद्देश्य कथन होते हो तभी बताते हो, उससे पूर्व नहीं बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य संबंधित, जिसमें पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, जिसमें मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य शासकों के बारे में वार्तालाप करेंगे। अवबोधात्मक, जिसमें मौर्य वंश शीर्षक के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक को ज्ञान छात्र क्या है भली भांति समझ पाएगा। कौशलात्मक, अगर उद्देश्य की बात करें तो मौर्य वंश जो शीर्षक में उसमें आई हुई बातों को अपने मौखिक व लिखित उत्तरों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाएगा, ऐसा बच्चों में कौशल उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं अभिवृत्त्यात्मक कुछ उद्देश्य के, जिसमें संबंधित तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित छात्र अध्यापक के माध्यम से बच्चा कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले शोध की तरफ, जो कि है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पाठ्य योजना पढ़ाते समय कौन कौन सी चीज़ें सहायक रूप में काम आती है, वो सहायक रूप में काम आने वाली सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जिसमें देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक वगैरह आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, शिक्षण की विधियों की बात करें तो व्याख्यान विधि, विकास विधि, हम प्रश्न विधि। उसके बाद बढ़ते हैं आगे पूर्व ज्ञान की। अब छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित बच्चों में प्रवेश नॉलेज है या नहीं, ये जानना क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र भारत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर बच्चा भारत के विषय में सामान्य जानकारी रखता है तो पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना बिंदु हम रख सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना उससे रिलेटेड ही रखी है। तो देखिए अगला जो सोपान है प्रस्तावना प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और छात्रों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र। दूसरा देखिए, अशोक चक्र किस शासक की देन है, तो सम्राट अशोक की। ठीक है, ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था। उसके बाद बढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चा इसमें जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे बच्चा अटक जाता है, जहाँ पे संपूर्ण जानकारी नहीं होती, वहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान रखा जाता है उद्देश्य कथन। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ये मुख्य रूप से जो विषय वस्तु आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम बताता है, ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली छोड़ा जाता है उसको भरते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम मौर्य वंश के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम से सोपान रखा जाता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण एवं पाठ्य वस्तु यहाँ पे विस्तारित की जाती है। इसमें 3 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं। छात्र अध्यापक कथन, जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने पढ़ाता है। छात्र कथन, इसमें सभी छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातें सुनते हैं या छात्र अध्यापक की बात सुनते हैं और जो भी मुख्य बिंदु नोट करवाए जाते हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते रहते हैं। बात करें श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट कार्य की, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु यहाँ पे पढ़ाता है उसमें से कुछ मुख्य बातें यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल में या श्यामपट्ट कार्य में लिखता है। ठीक है, ये 3 बातें विशेष आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद ये कॉमन चीज़ बन जाती है। जिसमें पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक पहले संस्थापक से स्टार्ट करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार नंद वंश के संस्थापक, या फिर संस्थापक नहीं, यहाँ पे संस्थापक कट कर देना, यहाँ पे शासक जो कि गणानंद द्वारा अपमानित किया जाता है कौटिल्य या चाणक्य को। तो एक बालक चंद्रगुप्त जो राज किलकम नामक एक खेल खेल रहा था, उसको देखते हुए वो खेल खेलते हुए देखा और उसने एक बालक को राज किलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक की विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला लाकर विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी।
ठीक है, यानी उसमें हर शिक्षाओं को पूर्ण किया। उसके बाद देखिए मौर्य वंश की, यानी कुल मिला के बातें मौर्य वंश से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है कि ये मौर्य वंश से संबंधित कुछ पूर्व बात कि उसमें चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त को कहाँ से प्राप्त किया और उसे कैसे शिक्षा दी, चाणक्य को अपमानित किसने किया था, वो सभी चीज़। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं मौर्य वंश की स्थापना की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति और रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। कब किया? 322 ईस्वी पूर्व में, और मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद यूनानी सेनापति था एक सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर पर आक्रमण किया जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त किया। इसमें देखिए हिंदू कुश के पर्वत तक का प्रांत उपहार में दिया गया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को एक नाम दिया जिसे सेंडोकोट्स नाम से जाना जाता है। ये उल्लेखित मिलता है यूनानियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बाद शासक कौन सा हुआ उसके बारे में। चंद्रगुप्त के बाद जो शासक हुआ उसका पुत्र बिंदुसार। ठीक है, इसके बाद सम्राट अशोक शासक बना और उत्तराधिकारी प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया कलिंग का युद्ध, जिसमें कलिंग ने उन्होंने विजय की और कलिंग युद्ध को विजय करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि भविष्य में मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसमें नरसंहार बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोक का धम्म की अगर बात करें, धम्म धर्म को कहा जाता है, यानी पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। अशोक स्वयं राज्य में जगह जगह चट्टानों पर सुंदर चमकाए हुए पत्थरों पर क्या है खंबे संदेश रूप में खुदवाए एवं उनकी बातों पर ध्यान दे इसलिए खुदवाए। यह सब पाली यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। ठीक है, उसके जो एक पुत्र एक पुत्री थी जैसे महेंद्र और संघमित्रा, इनको क्या है श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और तृतीय बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो वो इन्हीं के काल में हुई थी। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक जो सारनाथ लिया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें मुख्य बातें हैं श्यामपट कोश मैंने यहाँ पे श्यामपट सारांश पे लिख रखी। अब संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कुछ प्रश्न किया जाता है जिसे बौद्ध प्रश्न कहा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा देखिए, चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से घनानंद को पराजित किया? तो चाणक्य सहायता से। चंद्रगुप्त ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की? तो घनानंद को। अब बच्चों का देखिए ज्ञान इसमें जान लिया गया है। अब संपूर्ण विषय वस्तु आधारित छात्र अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना? तो बिंदुसार बना। गद्दी पर बैठने के बाद अशोक के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करना। धर्म को पाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो धम्म कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो 322 ईस्वी पूर्व जब घनानंद को पराजित किया था। पांचवा प्रश्न, अशोक पुत्र व पुत्री धर्म प्रचार के लिए कहाँ गए थे? तो श्रीलंका गए थे। छठा प्रश्न अगर बात, अशोक के दरबार में सेल्यूकस ने किसे भेजा था? तो मेगिस्तीनिस नाम के एक राजदूत को भेजा था। आगे बढ़ते हैं अगले सोपान की, या फिर मैं कहूँ अंतिम सोपान जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका द्वारा इसमें क्या है बच्चों का रिविजन करने के लिए और बच्चों की चिंतन शक्ति विकसित करने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा यहाँ पे एक प्रश्न दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु यहाँ तो पढ़ चुका है लेकिन उसका रिविजन अच्छे से कर पाए, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है जिसे हम होमवर्क या होम असाइनमेंट कोई भी नामों से हम जान सकते हैं। तो मौर्य वंश के विषय में संक्षिप्त में लिख कर आए तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग मौर्य वंश के बारे में क्या समझे क्या नहीं समझे वो यहाँ पे लिख कर लेके आते हैं, जिसमें गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। इसकी पीडीएफ की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए व्हाट्सएप पे अगर बात करें तो आप जो भी विषय वस्तु चाहते हो, जिस भी पाठ्य योजना को चाहते हो, चाहे वो कोई सी भी विषय की पाठ्य योजना अगर आपको वो चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज भेज कर यहाँ पे विषय वस्तु भेजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी मौर्य वंश से संबंधित पाठ्य योजना जो कि एसएसटी हिस्ट्री की पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, कक्षा की आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कक्षा में इसको विषय वस्तु के आधार पर बना सकते हैं जो कि मौर्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, एसएसटी लेसन प्लान यहाँ पे होता है समाप्त। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।